नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस बार बदलेंगे समीकरण। खास रणनीति के साथ बिहार दौरे पर अमित शाह। जी हां, 68 सीटों पर टिकी है बीजेपी की नजर। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रस्तुत। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? हाँ, देखिए अब चुनाव का माहौल है तो सारे दलों के नेता चुनावी अभियान में जुट गए हैं जी। और आज तो शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार सुपर सियासत का सुपर शुक्रवार है। जी। प्रियंका गांधी आई हैं, ओवैसी सीमांचल कोसी में यात्रा कर रहे हैं, जी। अमित शाह आए हुए हैं, जी। तेजस्वी यादव ने 2 सभाएं की आज। तो बीजेपी के नेता अमित शाह इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते चुनाव जीतने में। जी। और सीमांचल से लेकर नालंदा तक हर उस क्षेत्र के लिए विशेष रणनीति बीजेपी बना रही है, जहां पिछले चुनाव में उसे हार मिली थी और बहुत कम वोटों से हार हुई थी। तो केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अमित शाह और 2 दिवसीय बिहार यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। और ये यात्रा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करने और पिछली कमियों गलतियों को दूर करने में जुटी हुई है। सर, तो अमित शाह 2 दिन के बिहार यात्रा पर हैं, तो क्या खास योजना बना रहे हैं? देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, जी। लेकिन पूरे राज्य में चुनावी माहौल साफ दिखाई दे रहा है जी। और बड़े-बड़े नेताओं की रैलियां और दौरे शुरू हो गए हैं। जी। तो वही मैं बता रहा था कि ओवैसी भी कोसी सीमांचल में यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी सभाएं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी रैली कर रही हैं और अमित शाह भी बिहार पहुंचे हुए हैं। तो चुनाव से पहले पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करने और जो कमियां थी पिछले चुनाव में उसको दूर करने पर जोर दे रही है। जी। 27 सितंबर को अमित शाह समस्तीपुर के सराय रंजन और अररिया के फारबिसगंज में सभा को संबोधित करेंगे। जी। यहाँ भी वे कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इन बैठकों का मकसद साफ है, चुनावी तैयारियों को धार देना और उन इलाकों पर ध्यान देना जहां पार्टी पिछले बार बहुत कम वोटों के मार्जिन से हार गई थी। जी। तो बहुत सतर्क है पार्टी। तो सर, ये जो कांग्रेस, ये जो चर्चा हो रही है अमित शाह की यात्रा को लेके, तो इसमें मुख्य बात क्या है? अमित शाह जो आए हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से उन सीटों पर मंथन हो रहा है जहां बीजेपी दूसरी पोजीशन पर रही थी। जी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कई जगह मजबूत प्रदर्शन करने के बावजूद हार गई थी जी। और आंकड़ों के मुताबिक कुल 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 68 ऐसी सीटें थीं जहां पर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। जी। सबसे ज़्यादा सीटें सीमांचल इलाके में थीं, जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। जी। यह इलाका लंबे समय से महागठबंधन खासकर आरजेडी और कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी लेकिन जीत नहीं हासिल कर पाई। तो उन इलाकों में कैसे जीतना है इस बार, इस रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है। सर, तो इन सभी सीटों पर बीजेपी की बहुत कम सीटों से हार हुई थी, तो इस बार यहाँ की क्या रणनीति है? हाँ, मैंने बताया कि लगभग 68 सीटों पर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी और आप शायद जानना चाहती हैं कि कहाँ कितने वोटों से हारी। तो जी। आप जान लीजिए कि पार्टी लगभग 5 सीटों पर 500 वोटों के कम अंतर से हार गई और 11 सीटों पर हार का अंतर केवल 1000 वोट थे। और करीब 40 से 45 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी केवल 5000 वोट से हार गई। तो आप सोचिए कि कितने कम मार्जिन से जी। बीजेपी की इतनी ज़्यादा सीटों पर हार हुई है। जी। अ, इन करीबी हारों में नालंदा, गोपालगंज, भोजपुर, आरा, भागलपुर, पूर्णिया जैसे इलाके हैं और जी। कुछ प्रमुख सीटें हैं जैसे हिलसा, नालंदा, जी। बारबीघा, आरा की सीट है, भोरे, गोपालगंज की सीट है, जी। बछवाड़ा, बिहार शरीफ की सीट है। तो यहाँ हार का अंतर केवल 1000 वोट का था। तो अगर 1000 वोट ज़्यादा आ गया हो तो बीजेपी जीत गई होती। जी। तो 1000 वोट 500 वोट से हार हुई है। तो उन सीटों को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस बार उसको हार को जीत में बदला जाए, उसी पर विचार मंथन हो रहा है। सर, तो 20 साल से सरकार है, तो फिर तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बड़ा होगा? हाँ, देखिए 20 साल सरकार रहे और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर न हो ऐसा नहीं होता है। जी। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव के ठीक पहले धनाधन जिस तरह से लोक कल्याणकारी योजनाओं की, लोक लुभावनी योजनाओं की घोषणा नीतीश कुमार कर रहे हैं, उससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत कम हो गया है। जी। मैं तो गया था रैंडम सर्वे करने, 50 विधानसभा क्षेत्रों का रैंडम सर्वे कर चुका हूँ जी। और मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नाक के बराबर है। अब नाराजगी नहीं है नीतीश कुमार की सरकार को लेकर। हाँ, सहानुभूति जरूर दिख रही है।
कि भाई इतना काम किया, रोड दिया, बिजली दिया, कानून व्यवस्था में सुधार लाया, और अब आखिरी पारी है तो क्यों नहीं देंगे वोट। मोदी को लेकर भी है कि मोदी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो खाएंगे उनका तो वोट किसको देंगे। तो ये सब फैक्टर है जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन विधायकों के खिलाफ एकदम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि भाई विधायक नहीं बदले तो अब तो दिक्कत हो जाएगा, उम्मीदवार बदलना चाहिए। तो बीजेपी उन उम्मीदवारों को भी बदलने पर विचार करेगी जहां लोग उम्मीदवार से, विधायक से नाराज हैं, और कैसे लोगों की नाराजगी को शांत किया जाए और नए मुद्दों के जरिए माहौल पक्ष में बनाया जाए, इस पर मंथन कर रहे हैं अमित शाह। साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तालमेल को और मजबूत करने पर चर्चा हो रही है। पार्टी चाहती है कि गठबंधन में किसी तरह की खटपट न दिखे और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से चिराग पासवान के तल्ख तेवर हैं, तो उससे चिराग पासवान के जो समर्थक हैं उनके बीच ये मैसेज गया है कि नीतीश कुमार से उनका अच्छा संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो चुनाव में जहां नीतीश कुमार का उम्मीदवार होगा, जहां चिराग का कैंडिडेट नहीं होगा, वहां चिराग के समर्थक धोखा दे सकते हैं। तो ऐसा न हो, क्योंकि इसका सीधा फायदा आरजेडी को मिल जाएगा। तो अमित शाह की कोशिश ये है कि गठबंधन के दल सभी एकजुट होकर, गोलबंद होकर चुनाव लड़ें, उनके समर्थक भी गोलबंद रहें। केवल नेता के गोलबंद होने से क्या होगा, समर्थकों को भी तो गोलबंद होना पड़ेगा। वोट तो समर्थक ही देंगे या दिलाएंगे। तो ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। सर, तो ये अमित शाह का ये बिहार दौरा क्यों इतना महत्वपूर्ण माना हाँ, जाता इसलिए मैंने बताया ना कि कितनी सीटों पर कितने कम मार्जिन से हार हुई है, और चुनावी रणनीति अगर ठीक ठाक बनी, उम्मीदवार के चयन में सावधानी बरती गई, तो जो हार हार हुई है जिन सीटों पर 2020 में, उस पर जीत हो सकती है। और ऐसी 68 सीटें हैं, आप सोचिए, अगर वह इन छोटे छोटे अंतर वाली सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है बीजेपी, तो नतीजे बहुत अलग हो सकते हैं। यही वजह है कि अमित शाह का यह दौरा पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वह कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि अगले चुनाव में जीत उन्हीं सीटों से तय होगी जहां पिछली बार बहुत मामूली अंतर से हार हुई थी। तो 68 सीटों पर मामूली वोटों से हार हुई थी। उन 68 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति के तहत अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर आए हैं, और ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। अमित शाह आए हैं तो बड़ा खेला होगा। और अब तो बिहार के प्रभारी भी बदल गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान फिर से बन गए हैं। तो जो खटपट चल रही है एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर, मुझे लगता है वो भी अब सुलझ जाएगा। मानकर चलिए कि नवरात्रा में या नवरात्रा के ठीक बाद सीट शेयरिंग का भी ऐलान हो जाएगा। और पहले भी हम खबर दे चुके हैं कि चिराग पासवान के हिस्से 25 से 26 सीटें आ रही हैं। बीजेपी जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर 1-2 सीट आगे पीछे 100-100 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। जितना राम मांझी को 7 से 8 सीटें मिल सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। तो लगभग सब कुछ तय है। चिराग पासवान थोड़ा अभी भी प्रेशर बनाए हुए हैं कि बढ़ाइए, 40 सीटों की मांग कर रहे हैं ना, तो 1-2 सीट बढ़ जाए। अब जेडीयू 102 सीटों पर, 4 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है समझौता के अनुसार। बीजेपी 101 सीटों पर, तो हो सकता है जेडीयू भी अपनी 2-3 सीट छोड़ दे, बीजेपी 1 सीट छोड़ दे, तो चिराग पासवान की 1-2 सीट और बढ़ जाएगी। तो सब कुछ फाइनल है और इंतजार करिए। लगता है कि विजयदशमी के दिन या उसके ठीक बाद सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।